दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को लाइक कर दिया करें। क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, व्यूज़ बहुत कम आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं ऐसा क्यों है। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और कहानी को लेकर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। हो सकता है आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारे चैनल की रीच बढ़ जाए। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। आज मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर भेजी थी। मैंने आज से पहले इस कदर हसीन लड़की नहीं देखी थी। वो लड़की देखने में 17-18 साल की लग रही थी। मैंने उसी समय अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और पूछा, ये लड़की 2 घंटे गुजारने के कितने पैसे लेती है। उसने बताया कि ये लड़की 10,000 से कम पर नहीं मानेगी। मैंने उसे कहा कि मैं 10,000 देने को तैयार हूँ, बस तो मेरी आज ही इस लड़की से मुलाकात करवा दो। मेरे दोस्त ने मेरी बात मान ली और कहा कि बस तुम तैयार रहना, मैं कुछ देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। इसके बाद मैंने दोस्त की कॉल को कट कर दिया। मैं किसी गलत इरादे से उस लड़की से नहीं मिलना चाहता था। दरअसल मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर था और नई से नई खबर ढूंढ निकालना मेरा काम था। इस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था कि इतनी कम उम्र में वो इस गलत धंधे में कैसे पड़ गई थी। मेरा दोस्त ऐसी लड़कियों की तस्वीरें मुझे भेजता रहता था जो सड़क पर खड़े होकर रात के अंधेरे में ग्राहक तलाश करती थीं। लेकिन इतनी कम उम्र लड़की मैंने आज पहली बार देखी थी। उस लड़की को देखकर मुझे लग रहा था कि उसके पीछे की कहानी यकीनन बहुत ही धमाकेदार होगी और अगर मैं उस कहानी तक पहुंच जाऊं तो हमारे चैनल की रेटिंग बढ़ सकती थी और मेरी तरक्की के आसार मुझे नज़र आने लगे थे। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज रात 12 से 2 बजे मैं उसे कैसे और कहाँ मिल सकता हूँ। मैं उसके बताए हुए पते पर पहुँच गया। ये एक छोटा सा मोहल्ला था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला था और मुस्कुराकर मुझे अंदर आने की दावत दी थी। वो पूरी तरह खुशबुओं में रची बसी दुल्हन बनी हुई थी। मैं उसके कमरे में जाकर बैठ गया तो वो खुद ही मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि कुछ देर के लिए तुम सामने पड़े सोफे पर बैठ जाओ। वो हैरत से मुझे देखने लगी, फिर बिना कुछ कहे सामने सोफे पर बैठ गई। मैंने उसका नाम पूछा तो वो हंसने लगी और कहने लगी, साहब नाम में क्या रखा है, आपने काम के लिए पैसे दिए हैं और मैं काम करवाने के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहें मर्जी कर सकते हैं। मुझे अपना कोई ग्राहक समझ रही थी जो रोज़ उसके पास आते हैं। मैंने मुस्कुराकर उसे बताया कि मैं यहाँ किसी गलत काम के लिए नहीं आया हूँ, बस मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगी इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी। मैंने जानबूझकर अपनी न्यूज़ रिपोर्ट वाली बात को छुपा लिया था ताकि वो आराम से मुझसे बात कर सके। मेरी बात सुनकर पहले तो वो हैरान हुई, फिर कहने लगी, अब तो मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ, तो भला तुम्हें क्या बताऊंगी। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भरने लगे थे और उसके शब्दों में इतना दर्द था कि खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर धीरे धीरे वो खुद ही मुझे अपने बारे में बताती चली गई, जिसे जानकर मेरा पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई थी। जो कहानी मुझे उस लड़की ने सुनाई थी उसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि किस तरह एक मासूम सी बच्ची अपने ही रिश्तों की वजह से यहाँ पर पहुँच गई थी। मैं ये कहानी आपको उसी की जुबानी सुनाता हूँ। मेरा नाम सिमरन है। मेरी माँ मुझे प्यार से सिम्मो बुलाती थी। मैं शायद पैदाइशी बदनसीब थी कि मेरा बाप मुझे और मेरी माँ को उस समय जमाने के रहमो करम पर छोड़कर चला गया था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मेरे बाप को एक बेटे की इच्छा थी और मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ कभी दोबारा उम्मीद से नहीं हो सकी थीं। मेरी पैदाइश के समय कुछ मुश्किलें आ गई थीं जिन्होंने मेरी माँ से माँ बनने की सलाहियत छीन ली थी। ये 5 साल जो मेरे बाप ने हमारे साथ गुजारे थे वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही बदतरीन साल थे। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी आने वाली ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा भयानक होने जा रही है। मेरा सगा बाप हर दिन मुझे बहुत मारता था, मेरी माँ पर भी जुल्म करता था, मुझे बोझ कहता। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मेरी माँ को उसकी मिन्नतें करनी पड़ती थीं। जब मेरी माँ हालात से तंग आ जाती तो मुझे भी भला बुरा कहने लगती थी। वो कहती कि ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है। अगर तेरी जगह मेरा कोई बेटा पैदा होता तो आज मैं रानियों जैसी ज़िंदगी जी रही होती। और फिर कुछ ही देर बाद मेरी माँ मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती थीं। मैं अपनी माँ की मजबूरी समझती थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन मेरे बाप की वजह से मजबूर थीं। और फिर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जब मेरा सगा बाप
ये कहकर मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर चला गया कि अब मेरा गुजारा तुम लोगों के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एक ऐसी औरत मिल गई है जो मुझे बेटा दे सकती है। उस दिन मेरी माँ बहुत रोई थी, क्योंकि हम एक छोटे से घर में रहते थे और ये घर भी किराए का था। ना ही हमारे पास पैसे थे और अब ना ही कोई कमाने वाला था। मेरे नाना और नानी तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे और मेरी माँ को मेरे मामा से कोई उम्मीद नहीं थी। मेरा बाप मेरी वजह से हमें छोड़कर क्या गया, इसीलिए मेरी माँ ने मुझसे भी नफरत करना शुरू कर दी थी। उन्हें मेरे चेहरे से ही नफरत महसूस होती थी। मम्मी को यही लगता था कि मेरी वजह से ही उनकी किस्मत खाक में मिल गई है, लेकिन वो माँ थीं, वो मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती थीं। हालात कैसे भी हों, पेट में भूख तो लगती ही है और भूख को शांत करने के लिए मेरी माँ को लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। मेरी माँ जवान और खूबसूरत थीं, बस औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थीं। मेरी माँ जहाँ भी जाती वहाँ किसी न किसी मर्द की हवस भरी नज़रों का शिकार होती। जिंदगी हम पर बहुत ही मुश्किल हो गई थी। और फिर एक दिन मेरी माँ की मुलाकात मनोहर अंकल से हुई थी। मनोहर अंकल मेरे मामा के पुराने दोस्त थे और मेरी माँ को उनकी शादी से पहले ही जानते थे। उस दिन मेरी माँ किसी के घर काम करने के लिए गई थी, वहीं उनका टकराव मनोहर अंकल से हुआ था। मनोहर अंकल मम्मी को इस तरह लोगों के घरों में काम करता देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि मेरे मामा तो बहुत ही अच्छे खाते पीते थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं आया था कि मेरी माँ को अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करने के लिए इस तरह लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है। मनोहर अंकल ने मम्मी की हमदर्दी के नाते मदद करना शुरू कर दी थी और फिर कुछ ही दिनों बाद मनोहर अंकल ने मेरी माँ के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मनोहर अंकल का अपना घर था, वो अच्छा कमाते थे। उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी और मनोहर अंकल को मेरी माँ पसंद आ गई थी। अंकल में ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि मेरी माँ इस रिश्ते के लिए इनकार करती। वैसे भी मुझे भी अम्मा के साथ साथ स्वीकार करने के लिए तैयार थे। मम्मी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। एक सुकून की छत और एक सुरक्षा भरा घेरा नसीब हो रहा था। मनोहर अंकल ने अपने दो दोस्तों को साथ ले जाकर मंदिर में मेरी मम्मी से शादी कर ली और मुझे और मेरी माँ को अपने घर ले आए। उन्होंने शादी वाले दिन मोहब्बत से मुझे गोद में उठाया और प्यार करके कहने लगे कि सिम्मो आज से मेरी बेटी है और मेरे होते हुए उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और फिर मनोहर अंकल ने अपनी बात सच कर दिखाई थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत मेरे लिए बढ़ती चली गई थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते थे। अंकल ने मुझे अच्छे से स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था और उन्होंने बहुत ही सख्ती से मुझसे कहा था कि मैं उन्हें अंकल नहीं बल्कि पापा कहकर पुकारा करूं। मेरे सगे बाप का बुरा स्वरूप मुझे आज भी याद था, इसलिए जब मैंने अंकल का ये प्यार भरा अंदाज देखा तो मैं पूरी तरह से उनसे मोहब्बत करने लगी और उन्हें पापा कहकर बुलाने लगी। पापा के दोस्त भी अक्सर हमारे घर आते रहते थे। उनका रवैया भी मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत भरा होता था। मम्मी की दूसरी शादी के बाद मम्मी ने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था और पापा की बहुत अच्छी नौकरी भी थी और उन्होंने ज़िंदगी की हर सहूलियत हमारी झोली में डाल दी थी। मैं खाने के साथ साथ रोज़ाना रात को दूध भी पीने लगी थी। पापा रोज़ाना शाम को बहुत सी खाने पीने की चीज़ें लेकर आते थे और हर मौके पर मुझे खिलौने भी लेकर देते थे। मम्मी कभी कभी पापा की मेरे लिए इतनी मोहब्बत देखती तो कहती कि इतनी मोहब्बत तो तुम्हारे सगे बाप ने भी तुम्हें नहीं दी थी जितनी मनोहर ने तुम्हें दी है। और मम्मी की बात बिल्कुल सही थी। मनोहर अंकल मम्मी से कहीं ज़्यादा मुझे समय देते थे ताकि मुझे अपने बाप की कमी महसूस ना हो। मुझे घूमने फिराने के लिए ले जाते और बाहर मेरी मर्जी का खाना भी खिलाते। पापा के एक दोस्त सुरेश अंकल रोज़ ही हमारे घर आने लगे थे। उनकी मेरी मम्मी से काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी, इसलिए वो पापा की गैर मौजूदगी में भी हमारे घर आ जाते थे और मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों खेला करते थे। दिन तेज़ी से गुजरते चले गए और मैं 15 साल की उम्र में पहुंच चुकी थी। मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी थी और मैं 15 साल की उम्र में ही अच्छी भरी पूरी जवान दिखने लगी थी। मेरे शरीर में बहुत सी तब्दीलियां हो गई थीं। मैं बच्ची से एकदम जवान लड़की लगने लगी थी। मेरा खाना पीना बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा कद काठ भी काफ़ी ऊंचा लंबा हो गया था। जैसे ही मैं जवान हुई मेरी माँ को मेरी चिंता सताने लगी। उन्होंने बिना ज़रूरत मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और हर समय मुझे दुपट्टा ओढ़ कर रखने के लिए कहने लगीं। अब तो वो मुझे पापा के पास भी जाने से मना करती और सुरेश अंकल के सामने आने पर भी पाबंदी लगा दी थी। हर गुजरते दिन के साथ मुझे एहसास हो रहा था जैसे मेरी माँ को मेरी सुरक्षा का एहसास ज़्यादा ही परेशान करने लगा था।
उन्हें मेरा पापा के साथ बैठना, बातें करना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे बहाने बहाने से मेरे कमरे में ही रहने को कहती थीं। अब सुरेश अंकल के साथ भी मेरा बैठना बंद हो चुका था। मम्मी ने मुझे बाहर कोई दोस्त बनाने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मैं बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। कभी कभी तो मुझे मम्मी की ये हरकत बहुत अजीब लगती। उनकी सोच पर भी गुस्सा आता था। हमें पापा के साथ रहते हुए 8 साल का समय होने वाला था। इन 8 सालों में उन्होंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे वो मुझे अपने दुश्मन मालूम होते। पापा ने तो मुझे मेरे सगे बाप से कहीं बढ़कर मोहब्बत और तवज्जो दी थी, और सुरेश अंकल का अंदाज भी ऐसा ही था। एक शाम मम्मी ने मुझसे कहा कि अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं हैरानगी से पूछने लगी, क्या कहीं जाना है? तो मम्मी कहने लगी कि एक सरप्राइज़ है, तुम तैयार होकर ये दूध का गिलास ख़त्म कर लो, मैं तब तक बाज़ार से कुछ काम निपटा कर आती हूँ। मैं तैयार होकर सारा दूध पी चुकी थी और मेरी माँ मेरे पापा के साथ बाज़ार चली गई थीं। मुझे दूध पिए अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि मैं अपने होश खो बैठी, और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई थीं। मेरी माँ मेरे सिरहाने खड़ी हुई थीं। मुझे होश में आता देखकर मम्मी रोते हुए मेरे पास आईं। मैं बहुत मुश्किल से उठी थी और मम्मी से पूछा कि मैं अस्पताल में क्यों और कैसे आई हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थीं, और जब मम्मी और पापा बाजार से घर आए तो मैं खून में लथपथ नीचे पड़ी हुई थी। मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन मेरी माँ से भी कहीं ज़्यादा परेशान मेरे पापा हो गए थे। पापा मेरे पास आए और मेरे साथ मेरे माथे पर प्यार करते हुए कहने लगे, सिम्मो गुड़िया, तुम परेशान मत हो, जल्दी ही तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। पापा मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था जो तुम इतनी बुरी तरह सीढ़ियों से गिर गईं। पापा के सवाल पर मैंने अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ था। मुझे तो बस इतना ही याद था कि मैं तैयार होकर दूध पी रही थी, और दूध पीते ही मैं गहरी नींद सो गई थी। मम्मी कहने लगी कि अभी मेरी बेटी से ऐसी कोई बात मत पूछो जिससे उसे अपने दिमाग पर जोर लगाना पड़े। उसे अभी आराम की ज़रूरत है। ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। पापा ने मेरी माँ को घर भेज दिया और ख़ुद मेरे पास बैठ गए, क्योंकि मम्मी को घर से मेरे लिए कुछ पका कर लाना था। मैं 1 हफ्ते तक अस्पताल में रही, और उस 1 हफ्ते में पापा ने मेरी हद से ज़्यादा देखभाल की थी। अस्पताल से छुट्टी वाले दिन तक उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। मैं घर वापस आ गई थी, लेकिन मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से मेरे शरीर में ताकत ही नहीं रही थी। अब हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत अजीब सी होती जा रही थी। ये बात मैंने अपनी माँ को नहीं बताई थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होती थी। एक रात मम्मी दूध का गिलास टेबल पर रखकर कहने लगी, अब जल्दी से दूध पीकर सो जाओ, तुम्हारे स्कूल से काफ़ी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, कल से तुम्हें स्कूल भी जाना है। वो मेरे पास ही बैठ गईं और बताने लगीं कि जिस दिन तुम सीढ़ियों से गिर गई थीं, उस दिन मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी सालगिरह का गिफ्ट लेने के लिए बाजार गए हुए थे। हमें क्या मालूम था कि वापसी पर तुम इस हालत में मिलोगी। मम्मी की बात पर मुझे याद आया था कि हाँ, उस दिन मेरी सालगिरह का दिन था और मैं भूल गई थी। मम्मी ने बताया कि वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लाई थी। वो गिफ्ट अभी तक वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, अभी तक तुम्हें दे भी नहीं सकी। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि अब तुम कल से स्कूल जाओगी, और जब वापस आओगी तो हम तुम्हारी पूरी धूमधाम से बर्थडे पार्टी मनाएंगे, और तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट भी मिलेगा। मम्मी की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मम्मी दूध पीने का कहकर अपने कमरे में चली गईं, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी। मेरा दूध पीने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने दूध का गिलास ऐसे ही छोड़ दिया और लाइट बंद करके लेट गई। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि पापा मेरे कमरे में आए और मेरे पास ही बैठ गए। मैंने जानबूझकर आंखें नहीं खोली थीं। मैं अचानक से आंखें खोलकर उन्हें चौंका देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही पापा ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि जैसे मेरे ऊपर कयामत आ गई हो। मेरे पापा मेरा माथा चूमते हुए कुछ कह रहे थे, और जो कुछ वो कह रहे थे वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरी ऐसी हालत थी कि मैं चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाई थी। पापा थोड़ी देर तक मेरे कमरे में रुके थे, लेकिन इस थोड़ी ही देर में मेरी जान लबों पर आ गई थी, क्योंकि मेरे ऊपर एक कयामत गुजर चुकी थी। पापा अपना काम करके जा चुके थे और मैं तकिए में सर दिए घुटी हुई आवाज़ के साथ रो रही थी। अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर मम्मी ने मुझे स्कूल नहीं भेजा था।
बल्कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई थीं। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने अभी तक अपनी माँ से कोई बात नहीं की थी। और फिर डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरी माँ के होश उड़ चुके थे। मेरी माँ को तो विश्वास ही नहीं आया था कि डॉक्टर क्या कह रही है, लेकिन ये बिल्कुल सच था। मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए अस्पताल से वापस ले आई थीं। घर आकर वो मुझ पर चीख रही थीं और मुझसे गुस्से से पूछ रही थीं कि ये बच्चा किसका है। अगर ये बात मम्मी ने मुझसे पहले पूछी होती तो शायद मैं पूरी तरह बेखबर होती, लेकिन अब मैं जानती थी कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि रात पापा ने आकर सारी हकीकत खोल दी थी। उन्होंने ये भी बताया था कि हादसे वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ था। और जब सारा सच मैंने अपनी माँ को बताया तो उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आया था। मम्मी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया था और कहने लगी, तुम्हारे पापा ने बहुत पहले ही मुझे खबरदार किया था कि तुम्हारा अंदाज अब कुछ कुछ बदलने लगा है। लेकिन उस समय मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे पापा को वहम हो गया है और इसीलिए मैंने तुम्हें उनसे दूर कर दिया था, ताकि वो तुम्हारे बारे में कोई गलत बात न सोचें। लेकिन शायद तुम्हारे पापा ठीक ही कहते थे कि तुम गलत रास्ते पर चल निकली हो और अब इल्ज़ाम अपने बाप पर लगा रही हो। मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। शाम को जब पापा दफ्तर से लौटे तो मम्मी ने उन्हें भी मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुना दी। और जब मम्मी ने उन्हें ये बताया कि मैं ये इल्ज़ाम उनके सर लगा रही हूँ तो पापा गुस्से में सीधे मेरे कमरे में आए थे और मुझे बुरी तरह से एक जोरदार थप्पड़ मारा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो होश में नहीं है। मैंने रोते हुए चीख चीख कर कहा कि कल रात मैं होश में थी और आप खुद इस बात को मान चुके हैं कि आप ऑफिस का बहाना करके उस दिन घर वापस आए थे। मम्मी ने जो दूध मुझे दिया था आपने उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी और मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर आपने मेरे साथ न सिर्फ जुल्म किया था बल्कि अपने पाप को छुपाने के लिए मुझे सीढ़ियों से गिराकर वापस चले गए थे। इतने सालों तक मैं आपसे एक बाप की तरह मोहब्बत करती रही और आपको अपने बाप का दर्जा दिया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि आप बाप के भेष में एक भेड़िए हैं जिन्होंने मुझे अपनी हवस। अभी मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पापा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। बजाय वो अपनी गलती को स्वीकार करते, वो मेरे ऊपर थप्पड़ों की बारिश करने लगे थे और मम्मी से कहने लगे कि तुमने ये कैसी बदकिरदार बेटी पैदा की है। मम्मी को तो सच और झूठ समझ ही नहीं आ रहा था। शायद पापा ने बहुत पहले से उनके कान मेरे खिलाफ बातें डालनी शुरू कर दी थीं, इसीलिए उन्हें मुझसे कहीं ज़्यादा पापा पर भरोसा था। पर इतने सालों में पापा ने कभी कोई ऐसी हरकत भी नहीं की थी कि मम्मी को उन पर शक होता। इसीलिए मम्मी को यही लगा कि शायद मैं किसी और का पाप पापा के सर पर डाल रही हूँ। पापा ने साफ साफ शब्दों में मम्मी से कह दिया था कि अब वो इस लड़की को अपनी बेटी बनाकर इस घर में नहीं रख सकते। मेरी मम्मी ने मेरे पापा के बहुत हाथ पैर जोड़े कि वो सिमो को घर से ना निकालें, मगर पापा खामोश होकर अपने कमरे में चले गए थे। मम्मी ने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करनी छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी पहली शादी की तरह उनकी दूसरी शादी भी मेरी वजह से ख़त्म हो जाएगी। अब जब जब पापा को मौका मिलता है तो वो मेरे कमरे में चले आते थे और मेरे साथ पूरी रात जुल्म करते। मजबूरन मुझे सब सहना पड़ता, क्योंकि मेरी बात सुनने वाला और उस पर विश्वास करने वाला कोई नहीं था। और फिर अब मुझे अपने बाप के और जुल्म सहने नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरे सौतेले बाप के साथ साथ अब सुरेश अंकल भी मुझे गंदी नज़रों से देखने लगे थे। और फिर तंग आकर मैंने खुद ही एक दिन अपने सौतेले बाप का घर छोड़ दिया। मेरी इज्जत तो पहले ही खो चुकी थी, अब खोने को मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए कि मेरी माँ को मुझ पर रत्ती बराबर भी विश्वास नहीं था। और इसी बात का तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख था। मैं कुछ पैसे लेकर घर से निकली और एक हॉस्टल में रहने लगी और वहाँ रहते हुए नौकरी ढूंढने लगी। लेकिन मैं जहाँ भी नौकरी करने जाती, मेरी कम उम्र और मेरी जवानी मेरे लिए मुसीबत बन जाती। और फिर एक दिन हॉस्टल की एक लड़की ने मुझे ये काम करने को कहा। इसमें बहुत पैसा था और काम भी वही करना था जो दूसरी नौकरियों में करना पड़ रहा था। लोग मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी पर तो रख लेते थे, मगर उनका असली इरादा कुछ और ही होता था। और यहाँ तो सीधे पैसे देकर इज्जत खरीदी जाती थी। मैंने फिर अपनी मर्जी से ये रास्ता चुन लिया था। जब इज्जत उतारनी ही थी तो फिर ठीक तरह से पैसे लेकर ही उतारी जाती। कुछ घंटों के लिए 10,000 में मैं अपना समय बेच रही थी और उन पैसों से अपना गुजारा कर रही थी। कुछ लोग तो मुझे इस कदर तकलीफ पहुंचाते हैं कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ से बहुत कम है जो तकलीफ मेरे बाप ने मुझे पहुंचाई थी। सिमरन की बात पूरी हो चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं खामोशी से उन आंसुओं में छुपी तकलीफ को महसूस कर रहा था।
मैं एक छोटा सा रिकॉर्डर लेकर उसके कमरे में गया था और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। लेकिन उसकी हकीकत जानने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भी उसके साथ धोखा करता। मैंने सिमरन को सच बता दिया था कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और अपने लिए न्यूज़ तलाश करने के लिए यहाँ तक आया था। अब अगर तुम चाहो तो मैं ये खबर लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, और अगर तुम न चाहो तो मना कर सकती हो। मैं दोनों हालातों में तुम्हारा सम्मान करूँगा। वो रोते हुए मुझसे पूछने लगी कि आपको ये खबर चलाकर क्या मिलेगा। मैं उम्मीद भरे अंदाज में कहने लगा कि शायद हो सकता है कोई इंसान दरिंदा होने से बच जाए, या फिर कोई मजबूर लड़की जो दरिंदगी का शिकार हो रही हो उसे कुछ मदद हासिल हो जाए। सिमरन ने अपनी रजामंदी से मुझे ये खबर लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त दे दी थी, ताकि फिर किसी और लड़की को ऐसे किसी सौतेले बाप के हाथों बर्बादी का सामना न करना पड़े। मेरे सब सुनने वालों से यही हाथ जोड़कर विनती है कि अपने आसपास के हालात से बाखबर रहें। कोई भी औरत अपनी मर्जी से पाप के दलदल में नहीं धंसती, बल्कि उसके हालात उसे इस जगह पर पहुंचा देते हैं। सिमरन जैसी कई लड़कियां आज इस पाप के दलदल में धंसी पड़ी हैं, लेकिन उनके पीछे हाथ हमारे ही समाज के मर्दों का होता है। मैंने सिमरन से वादा किया था कि अगर वो इस काम से तौबा कर ले तो मैं एक भाई बनकर उसकी शादी किसी अच्छे और शरीफ लड़के से करवा दूंगा और पूरी ज़िंदगी उसका भाई बनकर उसका ख्याल रखूंगा। सिमरन ने मेरी बात मानकर इस काम से तौबा कर ली थी और फिर मैंने भी अपने वादे के अनुसार उसकी शादी अपने कजिन से करवा दी थी। मेरा कजिन एक पैर से अपंग था, लेकिन उसकी अच्छी नौकरी थी और बहुत ही शरीफ लड़का था। शादी से पहले मैंने अपनी कजिन को सिमरन की सारी हकीकत बता दी थी, जिससे कि आने वाले समय में सिमरन को कोई तकलीफ न उठानी पड़े। उसने दिल से सिमरन को स्वीकार कर लिया था और आज वो दोनों बहुत ही खुश हैं। आखिर में मैं आप लोगों से यही पूछूंगा, क्या मैंने सिमरन को अपनी बहन बनाकर और अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर ठीक किया, या फिर उस जैसी लड़की को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।